हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और ये क्लास 3 है आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें भी क्या पढ़ रहे हैं हम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ये एग्जाम्पल नंबर 13 ऑनवर्ड्स आज क्लास 3 में सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फी हैं और बादाम बर्फीज जो हैं उसके पास कितनी हैं? 150 हैं। ही वॉन्ट टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर एंड दे टेक अ लीस्ट एरिया इन द ट्रे, है ना। अगर आप कभी भी स्वीट सेलर के यहाँ गए होंगे, स्वीट वाले शॉप पे गए होंगे, तो जो जिसमें वो अपने मिठाइयों को रखते हैं ना, इस तरह की बर्फीज को रखते हैं, वो एक तरीके का ट्रे होता है ना। देखा होगा आपने कैसा होता है वो? इस तरीके का एक ट्रे होगा, है ना। उसमें इस तरीके से वो क्या करते हैं? बर्फीज को स्टैक करते हैं, ठीक है ना, रखते हैं, है ना, ऐसे रखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ईच स्टैक है ना, ये ईच स्टैक, इसमें सेम नंबर क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ काजू। मतलब एक स्टैक में अगर मान लीजिए n काजू है, बर्फी है, काजू बर्फी, है ना, तो दूसरे स्टैक में सेम नंबर की बादाम बर्फी भी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई बात? कि देखिए इस तरीके का ट्रे होगा, उसमें स्टैक करेंगे, ठीक है। स्टैक किया काजू और बादाम बर्फी को। कंडीशन क्या है कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ काजू और सेम नंबर ऑफ बादाम बर्फी होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम या तो फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ और या तो हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। देखिए, या तो आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे या तो आप फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये डिसाइड कैसे करेंगे कि एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे कि एलसीएम? देखिए, वो ये इंफॉर्मेशन बताएगी जो स्टैक हो रहे हैं उसमें सेम नंबर, अगर इसमें n नंबर ऑफ काजू बर्फी है तो इसमें n नंबर ऑफ बादाम बर्फी है, सेम नंबर्स हैं। अगर सेम नंबर्स हैं, है ना, तो इसका मतलब कि वो नंबर, ये जो नंबर होगा वो इस 420 को और 150 को डिवाइड कर लेगा कि नहीं कर लेगा, है ना भाई। आप इस तरीके से ही तो डिवाइड करेंगे कि ये भी कंप्लीटली खत्म हो जाए, ये भी कंप्लीटली खत्म हो जाए और सेम नंबर में भी आ जाए। और सेम नंबर आएंगे तो ये ऐसे नंबर्स होंगे जो 420 और 150 को डिवाइड करेंगे। और 420 और 150 को अगर डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं तो वो क्या होंगे? इनके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर की बात होती है तो आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कि एचसीएफ? आप फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। इसका मतलब 420 और 150 का आप क्या फाइंड आउट करेंगे? इस केस में एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ बर्फी इन स्टैक होगा, है ना। एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बर्फी आएगी वो हमें एचसीएफ बताएगा। तो 420 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 0 5, फिर 2 से करेंगे, 2 से होगा क्या? नहीं होगा। तो बताइए, 2 से नहीं होगा तो किससे होगा? 3 से हो जाएगा सर। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 5 से करेंगे 7 टाइम, 7 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है। तो 420 को आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। इसी तरीके से 150 को करेंगे, 150 को, है ना, 150 को तो 2 से करेंगे तो 75, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 150 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो लीस्ट पावर वाले कॉमन टर्म्स खोजेंगे। देखिए ये 2 और 2 कॉमन है ना। तो एचसीएफ में जो कॉमन है 2 कॉमन है। 2 की जो सबसे छोटी पावर वो कौन सी है? यहाँ पे 1 है तो 2 ही लेंगे। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 टू द पावर 1 है तो 5 को लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 को लेंगे। 5 3 जा 15, 2 जा
30 है ना, 30, ये 30 क्या है, 30 नंबर बर्फी की है, किसकी है, बर्फी की है, 30 बर्फीज। एक स्टैक में कितनी बर्फी आने वाली हैं, 30 बर्फी आने वाली हैं। तो एक पार्ट आपने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, जहाँ पे इन्होंने पूछा था हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, एक स्टैक में कितनी बर्फियाँ प्लेस होंगी, तो आपका आंसर होगा कितनी बर्फियाँ, 30 बर्फीज, है ना। नेक्स्ट क्या इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, कितने स्टैक फॉर्म होंगे, है ना, कितने स्टैक फॉर्म होंगे। तो भाई सिंपल है ना, देखिए एक स्टैक में 30 बर्फी है, तो 420 420 तो काजू बर्फी है, इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और ये कितने टाइम जाएगा, 42/3, 3 से ये 1 टाइम, है ना, और 3 4 ज़ा, ठीक है 4, ये 9 नहीं है 4 है, 4 है ना, ठीक है क्लियर। तो कितना आ गया, 14 जो है स्टैक हैं किसके, काजू के, ठीक। इसी तरीके से आप बादाम बर्फी के भी स्टैक फाइंड आउट कर सकते हैं, 150/30, 3 से 0 से 0, 3 से ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो कितने हो गए, 5 स्टैक हो गए। टोटल स्टैक कितने हो गए, 14 + 5 दैट इज इक्वल टू 19 स्टैक्स। कितने स्टैक होंगे टोटल, 19 स्टैक टोटल होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्वेश्चन, है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 है ये। क्या कह रहे हैं कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक दी 3 people स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps, है ना। 3 पर्सन है, एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 14 यहाँ पे 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना, 3 पर्सन है। क्लियर है। फर्स्ट पर्सन की जो स्टेप है वो 30 सेंटीमीटर की है, सेकेंड पर्सन की 36 सेंटीमीटर की है, और थर्ड पर्सन की, ये सेकेंड की 36, तो थर्ड की कितनी है, 40 सेंटीमीटर, है ना। भाई जो स्टेप्स लेते हैं ना चलने के लिए, स्टेप्स जो लेते हैं चलने के लिए, वो क्या है, वो डिस्टेंस बता रहे हैं कि एक स्टेप में ये 30 सेंटीमीटर चलता है, एक स्टेप में ये 36 सेंटीमीटर, और ये एक स्टेप में कितना चलता है, 40 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, है ना। कितना डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस है यहाँ से ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक। ये ए बी जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है ये पता नहीं है। ये 30 स्टेप्स मतलब 30 सेंटीमीटर वाला स्टेप लेगा, है ना, तो इस तरीके से चले तो कंप्लीट स्टेप्स में हो, है ना। कंप्लीट स्टेप का मतलब क्या हुआ, हर बार जो स्टेप ले रहे हैं वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 30 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। सेकंड वाले केस में भी हर स्टेप कितने सेंटीमीटर का होगा, 36 सेंटीमीटर का, और थर्ड वाले स्टेप में भी हर स्टेप कितने सेंटीमीटर का होगा, 40 सेंटीमीटर का, और कंप्लीट होना चाहिए, है ना, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक ऐसा नंबर होगा, है ना, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो एक ऐसा नंबर होगा जो 30 से भी डिविजिबल होगा, 36 से भी डिविजिबल होगा, और 40 से भी डिविजिबल होगा। आपको बात समझ में आई? क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये जो डिस्टेंस है वो एक ऐसा डिस्टेंस है जो 30 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है, और 40 से भी डिविजिबल है। भाई अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो कंप्लीट स्टेप्स कैसे आएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये डिविजिबल है ना, डिविजिबल है। ये डिस्टेंस इनसे डिविजिबल है ना, ये डिस्टेंस इनसे डिविजिबल है। तो इसका मतलब
ये डिस्टेंस इनका मल्टीपल है या नहीं है ना, ये डिस्टेंस जो है इनका मल्टीपल है, और जब मल्टीपल की बात आ गई तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और वैसे भी समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगी वो इनसे तो ज़्यादा ही होगी, तो ज़्यादा वाली बड़ी वाली वैल्यू किस केस में आती है, जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो सिंपल है, अब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, आपको सिंपली 30, 36 और 40 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। 30 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। 36 को अगर आप करें, 36 को तो 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। 40 को अगर आप करें प्राइम फैक्टराइज तो 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, है ना। तो 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। और 40 को आप लिख सकते हैं, 40 को 2 का क्यूब इंटू 5, है ना। एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम, है ना, एलसीएम। तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 कॉमन है, 3 कॉमन है क्या, नहीं है। 5 कॉमन है क्या सब में, नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है उसके लिए क्या करेंगे कि जो इन दोनों में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर ले लीजिए। देखिए यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो आपको 3 की हाईएस्ट पावर 2 लेनी है इंटू, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे, ठीक है। कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे, क्लियर है। अच्छा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, 5 8 जा 40, 40 हो गया, और 4 इंटू 9 इज 36, 4 इंटू 9 इज 36, 360 सेंटीमीटर, है ना। जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 360 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो इस स्टेप से चलने पे 30 सेंटीमीटर की स्टेप, 36 और 40 सेंटीमीटर के स्टेप चलने पे एक सेम मतलब कंप्लीट स्टेप में कंप्लीट होगा, ये डिस्टेंस है वो, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं 15th क्वेश्चन में क्या है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है, बस बात ये है कि क्या फाइंड आउट करेंगे आप, है ना। क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अब कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, है ना। Ravi and Shikha drives around a circular sport field. Ravi takes 16 minutes in one round. रवि को एक राउंड लेने में 16 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। और शिखा को एक राउंड कंप्लीट करने में 20 मिनट्स लगता है, ठीक है। एक सर्कुलर राउंड है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है समझ लीजिए, और इस ट्रैक को एक बार कंप्लीट करने में रवि को 16 मिनट्स लगते हैं और शिखा को 20 मिनट्स लगते हैं। इफ़ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोज इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रवि भी है और शिखा भी है, और टाइम भी सेम हो रहा है, मान लीजिए 9 AM हो रहा है, ठीक है, 9 AM, है ना, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, ठीक। तो कितने समय बाद ये फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए जब फर्स्ट राउंड लेंगे, है ना, फर्स्ट राउंड, तो रवि तो पहला राउंड 16 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, शिखा को लगते हैं 20 मिनट। तो रवि जब एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा तो शिखा भी कहीं पीछे ही होगी, तो रवि फिर दूसरा राउंड लेगा, ठीक है। रवि क्या करेगा, दूसरा राउंड लेगा, तो शिखा कहीं फिर पीछे होगी। इस तरीके से करते हुए रवि
एक राउंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करता रहेगा। उसी तरीके से शिखा भी कंप्लीट करती रहेगी। तो अगर आप समझें कि फर्स्ट राउंड के बाद रवि को कितना टाइम लगता है और शिखा को कितना टाइम लगता है, तो पहला राउंड कंप्लीट होगा तो रवि को 16 मिनट्स लगेंगे और शिखा को 20 मिनट्स लगेंगे। सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड, तो रवि को कितना लग जाएगा, 16 + 16 32, ठीक है, 32 मिनट्स, और शिखा को कितना लगेगा, 40 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड राउंड में रवि को कितना लग रहा है, 32 + 16 दैट इज 48 मिनट्स, और शिखा को कितना टाइम लगेगा बेटा, शिखा को लगेगा 60 मिनट्स, है ना। 20 इसमें ऐड कर दिया 40 में। फोर्थ राउंड में आ जाइए, फोर्थ राउंड में, है ना, फोर्थ राउंड में तो रवि में, ये थर्ड राउंड में रवि को 48 मिनट्स लगे हैं, तो इसमें 16 और ऐड कर देंगे, 48 में 16 और ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखिए ऐड करिए, ये हो जाएगी 64, है ना। क्लियर। और फोर्थ राउंड में शिखा को कितना टाइम लग जाएगा, ये लगेगा 80 मिनट्स। इसी तरीके से फिफ्थ राउंड होगा, है ना, फिफ्थ राउंड, तो रवि को फिर 16 मिनट्स और लगेंगे तो 80 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। और शिखा को अब 100 मिनट्स टोटल लग चुके हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा टाइम कॉमन है दोनों में, तो आप देखेंगे कि रवि जब फिफ्थ राउंड कंप्लीट करता है तो उसे 80 मिनट्स लगते हैं, और शिखा जब फोर्थ राउंड कंप्लीट करती है तो उसे 80 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब कि 4 राउंड कंप्लीट करके, ठीक है, 4 राउंड कंप्लीट करके शिखा भी यहाँ पे है, और 5 राउंड कंप्लीट करके रवि भी यहीं पे है ना। ये क्या है, 16, 32, 48, 64, 80, 16 के मल्टीपल्स हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 20 के मल्टीपल्स हैं। तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली आप 16 और 20 का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट कर लें तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम, है ना। इसी तरीके से 20 को करेंगे तो 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम, है ना। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4, और 20 को आप लिख सकते हैं 20 को 2 का स्क्वायर इंटू 5, है ना। एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू, और जो बचा हुआ है ये 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80 आएगी, ठीक है, 80। ये 80 क्या है, मिनट्स है, मतलब 80 मिनट्स बाद, ठीक है, 80 मिनट्स बाद रवि और शिखा दोनों यहीं पे हैं, ठीक है। अगर इसको आपको आवर में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करके इसे आवर में भी चेंज कर सकते हैं। टाइम अगर पूछा हो तो टाइम भी बता सकते हैं, अगर टाइम आपको गिवन है ना, टाइम गिवन है तो टाइम भी बता पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 है बेसिकली, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस नेमली ए एंड बी ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th का एक सेक्शन है 10th A और दूसरा सेक्शन है 10th B। 10th A में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ है 30 और 10th B में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ है 28। कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड इन देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ A एंड B। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ बुक्स। वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या होगी जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके 10th A को और 10th B को।
ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक क्लास 10th का ए सेक्शन है उसमें 30 स्टूडेंट हैं, बी सेक्शन है उसमें 28 स्टूडेंट हैं, क्लास की लाइब्रेरी में मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताइए जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें 10th ए और 10th बी में। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो 10th ए को के भी स्टूडेंट्स को मिल जाए सारी इक्वल नंबर, और 10th बी के स्टूडेंट को भी मिल जाए इक्वल नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, वो जाहिर सी बात है मल्टीपल होगा ये 30 और 28 का, है ना भाई। 30 से तो ज़्यादा ही बुक चाहिए होंगी ना, और 28 से भी ज़्यादा बुक चाहिए होंगी। अगर यहाँ पे बांटना है तो अगर आप यहाँ 30 ले लेंगे तो यहाँ 28 स्टूडेंट को, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर 30 बुक्स रख लेते हैं, है ना, 30 बुक्स रख लेते हैं, तो बेटा यहाँ तो आप सब स्टूडेंट को एक एक बुक दे दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 2 बुक एक्स्ट्रा हो जाएंगी, काम बात नहीं बनेगी। अगर आप 28 ले लेते हैं तो 10th बी को तो पूरा दे देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बुक शॉर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 30 से भी डिविजिबल हो और 28 से भी डिविजिबल हो, मतलब वो 30 का भी मल्टीपल है और 28 का भी मल्टीपल है, तभी तो इक्वल नंबर डिवाइड हो जाएगा, इनको भी इक्वल मिलेगा, इन्हें भी इक्वल मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, तो जब मल्टीपल की बात होती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम, है ना, मल्टीपल की। 30 का को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, है ना, तो 2 से करेंगे तो 15, 5 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1, और इसी तरीके से 28 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 28 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7। जब आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम, है ना, एलसीएम, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है, तो बाकी नंबर्स को लिख लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 5 4 जा कितना होता है, 20, और 20 इंटू 3 60, और 60 इंटू 7 6 7 जा 42, मतलब 420 बुक्स होंगी, है ना। 420 बुक्स हैं, ये मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स के तक क्या हो जाएंगी, 420 बुक्स होंगी, 420 बुक्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी क्लास 10th ए को या क्लास 10th बी को। क्लियर है? डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये क्या होंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, दोनों क्या होंगे, इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 30 और 28, 420 को डिवाइड कर देंगे, है ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 16 क्लियर है। 17 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल नंबर 17। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एक जैसा ही क्वेश्चन है ना, एक जैसा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है, शो 4 to the power n where n is a natural number can never end with digit 0, है ना। आपको क्या बताना है कि 4 to the power n, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वो कभी भी एंड नहीं करेगा विथ डिजिट 0। एंड नहीं करेगा विथ डिजिट 0 का मतलब क्या हुआ कि उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब व्हाट डज इट मीन्स, है ना। देखिए 4 to the power n है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 4 to the power 1 अगर आपने किया है, n की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या आती है वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो n की जगह आपने 2 लिया हुआ है ना, n की जगह 2, तो 4 4 जा कितना हो जाता है 16। ठीक है, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। तो इसी तरीके से n की एक ऐसी वैल्यू है ना जिसके लिए यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या। n की एक ऐसी वैल्यू है ना जिसके लिए यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर बार n की पावर करके उसकी वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, कब तक फाइंड आउट करते रहेंगे। तो हम ऐसे नंबर को चूज करते हैं जिनके पास ऑलरेडी यूनिट प्लेस पे 0 है। ऐसे नंबर्स कैसे हैं सर, 10 है,
20 है, 100 है ना। बहुत से नंबर्स आप लिख सकते हैं, है ना, 3 नंबर से ही काम चल जाएगा। देखिए अगर मैं इसे प्राइम फैक्टराइज करूं तो 2 से करूंगा 5 टाइम्स, 5 से करूंगा 1 टाइम। 20 को प्राइम फैक्टराइज करूं 2 से करूंगा 10, 2 से फिर 5, फिर 5 से 1। 100 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं 2 से करूंगा 50, फिर 2 से करूंगा 25, फिर 5 से करूंगा तो 5 और फिर 5 से किया तो 1। तो ज़रा इसके जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स उनको लिखते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, और 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो यूनिक होंगे, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो यूनिक होंगे, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इन नंबर्स का नहीं हो सकता, है ना। और अगर ऐसा है तो कॉमन फैक्टर्स देखिए इनके बीच में, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 है ना, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो 2 और 5 ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस नंबर के होने ही और होने चाहिए, है ना। 2 और 5, है ना, 2 एंड 5 समझिए, और नहीं, 2 एंड 5 एंड दोनों ही ज़रूरत है, ठीक है। 2 और 5 दोनों की ज़रूरत है, 2 एंड 5, है ना। यूनिट प्लेस पे 0 होने के लिए किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 एंड 5 ज़रूर होगा, बाकी और भी कुछ भी फैक्टर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आते हैं ज़रा क्वेश्चन पे। यहाँ तो 4 है, तो अगर 4 को प्राइम फैक्टराइज किया, 4 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम, मतलब 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। इस 4 के पास 2 तो है लेकिन 5 है क्या, है ना, 5 है क्या, नहीं है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n will never end with digit 0 as it don't have 5 as its फैक्टर, है ना। बात समझ में आ गई भाई, ये 5 इसका फैक्टर नहीं है ना, 4 का फैक्टर नहीं है। अब आप कहेंगे सर 4 टू द पावर n है, आपने तो सिर्फ 4 किया, बेटा बात एक ही है। अगर इसको मैं 4 टू द पावर n कर दूं तो इसकी टू द पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फैक्टर्स थोड़े बदल जाएंगे, है ना, बेस तो यही है ना, 4 ही बेस है, फैक्टर्स थोड़े बदल जाने वाले हैं, फैक्टर्स तो ऐसे ही आएंगे हमेशा, है ना। 5 नहीं आ जाएगा इनके बीच में, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 17th क्वेश्चन क्लियर है कि भाई अगर 0 है यूनिट प्लेस पे तो 2 एंड 5 उस नंबर का फैक्टर होगा। 4 टू द पावर n में हमने जो 4 को फैक्टराइज किया तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर आया, 2 प्राइम नंबर, 5 नहीं है उसके पास, तो ये कभी भी एंड नहीं करेगा 0 के साथ, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास जो है फैक्टर 5 नहीं है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट 12 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। 12 टू द पावर n है ना, ये हटा देता हूं मैं, सेम तरह का एक्सप्लेनेशन है ना, सेम तरह का एक्सप्लेनेशन है। देखिएगा यहाँ पे, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में 12 टू द पावर n है, n जो एक नेचुरल नंबर है, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 और 5, है ना। तो देखिए 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ 12 को, तो मुझे 2 मिलेगा, 6, फिर 2, 3, फिर 3, 1। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या 5 इसका फैक्टर है, क्या 5 इसका फैक्टर है, नहीं है ना। तो मतलब 0 डिजिट के साथ तो एंड नहीं करेगा, है ना। 12 टू द पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0, क्योंकि उसका फैक्टर क्या है, 5 नहीं है। अच्छा, एंड विद डिजिट 5 के साथ एंड होने के लिए क्या है, देखिए 15, 25, 35 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स,
इनको भी अगर आप प्राइम फैक्टराइज करके देखें, प्राइम फैक्टराइज करके, तो 3 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम, यहाँ पे 5 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम, यहाँ 5 से करेंगे 7 टाइम्स और 7 से करेंगे 1 टाइम। तो 15 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या है, 3 इंटू 5, 25 के 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं आप, 35 का दैट इज 5 इंटू 7। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, यूनिट प्लेस पे जब 5 है तो इनके फैक्टर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 5 है ना, 5 है। तो इसका मतलब कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 होना है ना, तो एक फैक्टर 5 होना ज़रूरी है। और आपने देखा कि 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं, है ना, प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं और 5 नहीं है। तो यही रीज़न है कि 12 टू द पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0 और, यहाँ पे लिख सकते हैं आप और 5, एज इट डजेंट हैव 5 एज इट्स फैक्टर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, है ना। तो ये थे एग्जाम्पल्स जो हैं एक्सरसाइज 1B से पहले। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।